तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ स्टेशन। ये लेक्चर 1 है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ओके, टोटल 8 लेक्चर होंगे इस प्लेलिस्ट में, जो एक दो दिन में अपलोड हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट इज दैट इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y एंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी कि dy by dx or anything d square y by dx occur only in the first degree and are not multiplied together। ठीक है, तो यानी कि ये पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है, इसमें दो कंडीशन सिर्फ होनी चाहिए। एक, पहली वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं होना चाहिए थ्रू आउट द इक्वेशन। और दूसरा, ये जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स है, कोई भी ऑर्डर रहेगा, कोई भी ऑर्डर का डेरिवेशन रहेगा, उसका डिग्री हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका इंडेक्स क्या है? 1 है। इसका भी इंडेक्स 1 है। मतलब पूरे इक्वेशन का जो डिग्री है वो क्या है? 1 है। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहता है उसका पावर। ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे ये पूरे चैप्टर में हम लोग डी को डी बाई डी एक्स को डी से डिनोट करेंगे, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर से, सिमिलरली डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब को डी क्यूब से। ठीक है। तो देखो डी क्यूब एक्स रेस टू 4। हाँ, अब मुझे ये डी क्यूब एक्स रेस टू 4 को अगर सपोज डेरिवेट करना है तो इसका मतलब क्या हुआ? डी क्यूब एक्स रेस टू 4 यानी कि डी ऑफ डी ऑफ एक्स 4। ठीक है। सो डी ऑफ एक्स 4 मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स 4, ये क्या हो जाएगा? 4x क्यूब। अब बताओ, अब ये 4x क्यूब का डेरिवेशन फिर से क्या हो जाएगा? 12x स्क्वायर। भी एक और डेरिवेटिव बचा है, इसका क्या हो जाएगा? 24x। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को इसका डेरिवेशन करना है। डी इनवर्स क्या डिनोट करेगा? अगर मैं लिखा रहूँगा कि डी इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। अगर डी इनवर्स डी -2 लिखा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डी को ऑपरेट करेंगे। ठीक है। तो यही सब लिखा है। अब सॉल्यूशन कैसा होता है इसका? सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो जनरल सॉल्यूशन मतलब जनरल सॉल्यूशन का एक पार्ट होता है। यानी कि जब हम आगे पढ़ेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे मिलता है? जैसे अगर सपोज ये होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है। अगर इसमें x 0 हो जाएगा ना तो इसको होमोजेनियस बोलते हैं। अगर x नहीं रहा, x रहा, तो हम लोग को पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलता है। अगर 0 रहा तो हम लोग का जो सॉल्यूशन रहेगा वो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रहेगा। जो पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला पार्ट आता है ना, वो इस x की वजह से आता है। ठीक है। तो देखते हैं आगे, पता चल जाएगा क्या है। ठीक है। ये जो टेबल है वो हमेशा याद होना चाहिए अपने को। आ, पूरे चैप्टर के लिए ये टेबल सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब ये टेबल कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ। ओके। ठीक है। तो अभी जैसे ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस 7 dy बाई डी एक्स माइनस 6y इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे x क्या है? 0 है। ठीक है। तो मुझे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलने वाला है, राइट। तो अभी इसको लिखते हैं। तो अभी भी मैंने क्या बोला था कि डी क्यूब क्या होता है? डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब। डी स्क्वायर क्या होता है? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है। डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर वाई, तो हम लोग यहाँ पे वाई लिखेंगे तो यहाँ पे वाई लिख सकते हैं। डी क्या हो जाएगा? डी बाय डी एक्स। ठीक है। तो अब ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा डी क्यूब वाई -7 dy -6y इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी क्यूब -7 dy -6 ऑफ y इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा? जब ये वाला जो पार्ट है इसको अगर हम लोग 0 से इक्वेट कर दें तो हम लोग को ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाता है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी क्यूब -7 d -6 इज इक्वल टू 0। तो अब इस क्यूबिक इक्वेशन को मुझको सॉल्व करना है। ठीक है। अब क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो मेथड है। एक तो सिंथेटिक डिवीजन,
जिसमें हम लोग 1 या -1 से स्टार्ट करते हैं कि सपोज़ 1 रूट होगा या -1 रूट होगा, फिर 2 -2 ऐसा चेक करते हैं, फिर बाद में सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। अभी मैं सिंथेटिक डिवीजन भी लगाता हूँ और ये भी लगाता हूँ, ठीक है? ये जो मैंने लिखा है ये वाला इसका यूज़ करके कैसे निकालते हैं रूट। इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, देन जो रूट है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, या अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई। ठीक है, तो अभी सपोज मेरे पास 3 रूट है अल्फा, इसका सपोज 3 रूट है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये थोड़ा शॉर्टकट है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इसका यूज़ करूँ तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वाला पार्ट कौन सा है, बी कोएफिशिएंट जो डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ डी क्यूब इसको मैं लिख सकता हूँ डी क्यूब माइनस 0 डी स्क्वायर माइनस 7 डी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। यहाँ पे बी क्या है 0, ए क्या है 1, तो ये हो जाएगा 0। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, माइनस डी बाई ए, यानी कि माइनस ऑफ -6, ये डी है मेरा, तो ये हो जाएगा 6/1 विच इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, यानी मेरे पास 3 नंबर ऐसे होने चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन +6 होना चाहिए और उनको ऐड करने में 0 आना चाहिए। तो 6 का मल्टीप्लिकेशन मतलब 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 6 होना चाहिए, यानी कि 6 के फैक्टर ही होंगे वो लोग। तो सपोज़ मैं लेता हूँ 1, 2 और 3। अभी ये देखो, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 6 आएगा। अब बोला है कि मुझे ये तीनों को जोड़ने पे 0 आना चाहिए। तो अगर सपोज़ मैं -1 और -2 ले लेता हूँ, तो अभी देखो ये तीनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो -1 -2 -3 प्लस 3 0 हो जाएगा, और ये लोग का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 6। तो मतलब मेरे पास रूट क्या आ गया, -1 -2 और 3। ठीक है, ये मेरा रूट आ गया। ये डायरेक्टली करते हैं हम लोग, इसको गेस करते हैं जो कांस्टेंट पार्ट रहता है, और ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सपोज अब मुझे सिंथेटिक डिवीजन से करना हो, तो सिंथेटिक डिवीजन के लिए सबसे पहले 1 और -1 से स्टार्ट करने में, तो डी की जगह अगर मैं 1 रखा तो जो इसका कोएफिशिएंट है, जैसे इसका कोएफिशिएंट इसका कोएफिशिएंट सबको ऐड कर दो और देखो कि 0 आता है क्या। तो इसमें देखो 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है, इस पार्ट का 1, इसका 0, इसका कोएफिशिएंट -7, इसका कोएफिशिएंट -6। इसको ऐड करो, 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखो, अब 1 से तो नहीं आ रहा है, अब -1 पे जाओ, -1 पे चेक करो, तो ये हो जाएगा -1, इसका कोएफिशिएंट, ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा, ये +7 हो जाएगा, ये -6। तो देखो -1 और -6 -7 +7 0, तो यानी कि -1 रूट हो रहा है इसका। तो अब सिंथेटिक डिवीजन कैसे लगाएंगे हम लोग, -1 लिखेंगे और यहाँ पे अब इसका कोएफिशिएंट लिखो, डी क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 1, ये इसका कोएफिशिएंट क्या है 0, इसका कोएफिशिएंट -7 और इसका कोएफिशिएंट -6। तो अभी क्या हो जाएगा, 1 को ऐसे ही उतार दो, -1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -1, ये दोनों को ऐड कर दो -1, -1 का -1 से मल्टीप्लिकेशन करो क्या आएगा +1, अब ये लोग को ऐड कर दो -6, -1 का -6 से मल्टीप्लिकेशन करो तो आएगा +6 और ये आएगा 0। ठीक है, तो एक तो फैक्टर मिल गया मुझे क्या, ये x -1 है ना, तो ये हो जाएगा +1 × अभी देखो ये क्या हो जाएगा, ये वाला किसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, ये हो जाएगा x² का कोएफिशिएंट, ये x का कोएफिशिएंट -6 और ये कांस्टेंट -6। ठीक है, तो ये आपका फैक्टर आ गया इसका d³ -7d -6 का। तो ये होता है मेथड सिंथेटिक डिवीजन से, और ये होता है जो मैंने डायरेक्ट यूज़ करके। तो आपको जो भी यूज़, आपको जो ठीक लगता है आप वैसे कर सकते हैं। ये एक ट्रिक था जो हम लोग को पूरे चैप्टर में काम आने वाला है, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा टाइम दिया। ठीक है, ओके। इसको अगर आगे करना रहेगा तो इसको अगर हम लोग पर्टिकुलरली इसको अगर एक्सपांड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा x² और -3x + 2x - 6, ये हो जाएगा x - 3
प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। सो इसका पूरा फैक्टर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और ये हो जाएगा एक्स माइनस 3। ठीक है, तो ये क्या आ गया इसका फैक्टर। और ये क्या आ गया, देखो इसका रूट जब हम निकालेंगे तो इक्वल 0 करेंगे, तो -1 -2 और 3, -1 -2 और 3, तो कौन सा ईजी है। ठीक है, तो चूज़ कर लो जो भी आपको ठीक लगे। ओके, तो इससे जो आंसर आता है ना, वो हम लोग का डायरेक्ट रूट आंसर आता है। और हम लोग जब इसको फैक्टराइज करेंगे, मतलब फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसका अपोजिट साइन लिखना पड़ेगा जो यहाँ पे लिखे। ठीक है, तो चलो अब सॉल्व करते हैं। ये तो सीख लिया हम लोग ने कैसा रूट निकालना चाहिए। अभी इसको सॉल्व करते हैं, जो गिवन इक्वेशन है। एक मिनट। ओके, ठीक है, तो अभी हम लोग ने इसको एक्सपांड किया था, तो क्या आया था, d+1 d+2 d-3। ये हो जाएगा d+1, इसको फैक्टराइज करेंगे तो d+2 d-3 विच इज इक्वल टू 0। तो बस अब क्या करोगे, d+1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, d+2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और d-3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 3। तो 3 रूट हैं, तीनों डिफरेंट रूट हैं। तो देखो टेबल के पास जाओ, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है। अगर वन रियल रूट रहा तो c1 इंटू ई रेस टू m1x, m1 क्या है जो रूट आया अपना। टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स रहा m1 m2 तो c1 ई रेस टू m1x प्लस c2 ई रेस टू m2x। अगर थ्री रियल एंड डिफरेंट रूट्स रहा तो c1 ई रेस टू m1x प्लस c2 ई रेस टू m2x प्लस c3। तो अपने को तो यही चाहिए, तो अब यही लिखो c1 ई रेस टू m1x प्लस c2 ई रेस टू m2x। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, c1 ई रेस टू m1x, m1 क्या है इसमें, यानी कि ये d1, तो ये हो जाएगा -x प्लस c2 ई रेस टू m2x यानी कि -2x प्लस c3 ई रेस टू 3x। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ये फर्स्ट चैप्टर है, तो हम लोग को इसका यूज़ नेक्स्ट चैप्टर में करना, तो ये तो एग्जाम में आने वाला नहीं है। सो आगे के लिए हम लोग को ये सीखना पड़ेगा। अभी देखो ये d⁴ है, इसको हम लोग लिखते हैं जनरल फॉर्म में। सो ये हो जाएगा d⁴ प्लस 5d³ प्लस 6d² -4d -8 ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा d⁴ प्लस 5d³ प्लस 6d² -4d -8 इज इक्वल टू 0। अब मुझको चेक करना है, ये इतने बड़े मतलब क्वाड्रिक इक्वेशन है, क्वाड्रिक 4 डिग्री। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब क्वेश्चन में आया तो समझ लो कि इसका 1 या -1 या 2 -2 होगा पक्का रूट। तो चेक करते हैं वन वन है क्या नहीं। तो वन चेक करने के लिए बस इसका जो कोएफिशिएंट है ना सब ऐड कर दो, और देखो जीरो आता है क्या। तो अभी इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, इस पार्ट का कोएफिशिएंट क्या है 5, इसका 6, इसका -4 -8, ऐड कर दो सबको। 12 -12 मतलब 0, तो मतलब कि 1 रूट है। ठीक है, सो अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसका सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे। सो अभी देखो इसका कोएफिशिएंट लिखो 1, 5, 6, -4 -8। अब ये 1 है। ठीक है, तो 1 लिखो, ये 1 हो जाएगा 6, फिर ये 6 हो जाएगा 12, ये 12 हो जाएगा 8, फिर ये 8 हो जाएगा 0। सो अभी ये जो कोएफिशिएंट है ये x³ का है, ये x² का, ये x का, ये कांस्टेंट। सो एक फैक्टर तो मेरा क्या हो गया x-1, x यहाँ पे क्या है d है, तो इसको लिखेंगे हम लोग d-1 इंटू, अभी ये क्या है क्यूब है ना, सो d³ क्यूब का कोएफिशिएंट ये क्या है d² का कोएफिशिएंट है, तो ये हो जाएगा 6d² प्लस 12d प्लस 8। ठीक है, अब मुझको इसको करना है, तो आपके पास वापस वही
या तो आप सिंथेटिक डिवीजन करो अप्लाई, और या फिर जो मैंने अभी बताया था। तो यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास 3 रूट रहा, तो जैसे ए बी सी तीनों रूट है, तो ए बी सी क्या हो जाएगा, -d/a, यानी कि -8/1। और a + b + c क्या हो जाएगा, -6/1, मतलब कि -6, ये हो जाएगा -8। तो अगर मान लो ए बी सी क्या है, तो सोचो ए बी सी ऐसे 3 नंबर है जिसका एडिशन -6 आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन -8 आ रहा है। तो सिंपली a = b = c = क्या हो जाएगा, -2। -2 को 3 बार ऐड करो तो -6 आएगा, -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो -8 आएगा। तो रूट मिल गया मुझको डायरेक्टली, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने की जरूरत है नहीं। ठीक है। सो अब मुझको इसका फाइनल फिर क्या मिल गया, अ, इसको एक्सपांड करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, d-1 इंटू d+2, d+2, d+2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। वहाँ पे -2 ये डायरेक्ट रूट मिलता है, तो इसको हम लोग जब फैक्टर में लिखेंगे तो d+2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा d-1 इज इक्वल टू 0, और d इज इक्वल टू -2, -2, -2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा रूट है। तो अभी देखो, ये एक सिंगल रूट है और ये 3 जो है वो इक्वल रूट्स है। सिंगल रूट्स के लिए तो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डायरेक्ट होता है क्या, c1 इंटू ई रेस टू एक्स प्लस। अब जब इक्वल रूट रहेंगे तो एक टेबल के पास जाओ, टेबल पे देखो क्या लिखा है, 3 रियल एंड इक्वल रूट्स m1 m2। तो इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, c1 + c2x + c3x² इंटू ई रेस टू m1x। m1 क्या है मेरा रूट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ये तो c1 हो गया, तो c2 + c3x + c4x², और ये हो जाएगा ई रेस टू -2x। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन ही है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही है, लेकिन क्योंकि इसमें जीरो है ना, ये लास्ट में पर्टिकुलर इंटीग्रल है ही नहीं, तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन भी होगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, c1 c2 c3 c4 4 कांस्टेंट है। 4 ही कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका ऑर्डर 4 है। ठीक है, ओके। चलो फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका 6 डिग्री है, 6 डिग्री देख के अभी डरो मत, कुछ नहीं है। तो ये देखो, इसका लिखेंगे d⁻6y +6d⁻4y +12d²y +8y इज इक्वल टू 0। तो इसको लिखो d⁻6 +6d⁻4 +12d² +8y इज इक्वल टू 0। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा d⁻6 +6d⁻4 +12d² +8 इज इक्वल टू 0। अब सोचो, अगर मैं पुटिंग d² इज इक्वल टू m पुट करता हूँ, हाँ, d² इज इक्वल टू m पुट करता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, d² का क्यूब हो जाएगा प्लस 6d² का स्क्वायर प्लस 12d² +8 इज इक्वल टू 0। d² को मैंने क्या पुट किया, m, तो ये हो जाएगा m³ +6m² +12m +8 इज इक्वल टू 0। ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है इक्वेशन, अभी तो किया था। ये देखो d³ +6d² +12d8, तो इसका रूट क्या आया था, -2 -2 -2, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, m -2 m -2 m -2 इक्वल टू 0। लेकिन m क्या था, d², तो ये हो जाएगा d² -2 d² -2 d² -2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा d² इज इक्वल टू प्लस माइनस, प्लस माइनस नहीं, अभी तो d² ही है ना, तो ये हो जाएगा d² इज इक्वल टू 2, d² इज इक्वल टू 2 एंड d² इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक मिनट,
इसका रूट जो है वो -2 है, लेकिन अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, अंदर हम लोग लिखेंगे +2। जब फैक्टराइज करते हैं तो +2 लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा +2 +2 +2, और ये होगा -2 -2 -2। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा, ±√2i ±√2i ±√2i। तो 3 कॉम्प्लेक्स रूट मिले हैं, ये 3 पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट। तो टेबल के पास जाओ, और टेबल याद करना है क्यों, आप समझ सकते हो। अभी देखो, 2 पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल रूट्स रहते हैं, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। तो हम लोग क्या लिखते हैं, e⁴ इंटू C1x C1 प्लस C2x कॉस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4 साइन बीटा एक्स। अभी ये देखो जरा, ये अल्फा क्या है, ये जो एक्स वाला पार्ट है, और ये जो बीटा है वो देखो ये इमेजनरी पार्ट है, रियल इमेजनरी पार्ट। तो अल्फा क्या है, रियल पार्ट, और बीटा इमेजनरी पार्ट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे तो 3 पेयर है, आ गया, यहाँ पे 3 पेयर है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, और इसका रियल पार्ट क्या है, 0 है। तो ये देखो, इसका फाइनल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका फाइनल सोल्यूशन होगा e⁻0, कुछ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, e⁻0x इंटू C1 3 है ना, C1 प्लस C2x प्लस C3x² इंटू cos√2x प्लस C4 प्लस C5x प्लस C6x² इंटू sin√2x। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, 3 और 3 6, 6 कॉन्स्टेंट है टोटल। 6 कॉन्स्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका ऑर्डर 6 है। ठीक है, चलो फिर ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व d²x/dt² प्लस 4dx/dt प्लस 3x इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d² प्लस 4d प्लस 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर d इज व्हाट, यहाँ पे d क्या है, d/dt है। ठीक है, सो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, d² प्लस 4d प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो d² प्लस 3d प्लस d प्लस 3 इज इक्वल टू 0। So d into d plus 3 plus 1 into d plus 3 is equal to 0. So d plus 1 और d plus 3 equal to 0. So d is equal to what, -1 -3। दो डिफरेंट रूट है, डिफरेंट रूट के लिए मेरे पास सॉल्यूशन क्या हो जाता है, y नहीं लिखूंगा मैं, x लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 e⁻t प्लस C2 e⁻3t। वेरिएबल देखो, हाँ नीचे हम लोग किससे, t से डिफ्रेंशिएट करें, तो यहाँ पे क्या आएगा, t। ठीक है, ओके। अब अब हम लोग को क्या दिया है यहाँ पे, कि गिवन दैट t इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0, फॉर t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 एंड dx/dt इज इक्वल टू 12। तो अगर x इज इक्वल टू 0 रहा और t इज इक्वल टू 0, तो एक मिनट, इसका एक बार डेरिवेट भी कर देते हैं। तो dx/dt क्या आ जाएगा, -C1 e⁻t -3C2 e⁻3t। तो अभी देखो, इससे क्या मिल जाएगा, व्हेन t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, और C1 e⁻t मतलब e⁻0, t की जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो C1 प्लस C2 ये आया। ठीक है, और इससे क्या मिला, dx/dt क्या दिया है, 12 व्हेन t इज इक्वल टू 0। सो 12 इज इक्वल टू -C1, और ये क्या था, -3C2। तो अभी C2 इज इक्वल टू क्या हो गया, -C1। इससे यहाँ पे लिख देता हूँ, C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -C1। तो यहाँ पे पुट कर दो 12 इज इक्वल टू -C1 की जगह पे C2 पुट कर दिया, -3C2। तो 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2C2। तो C2 इज इक्वल टू
-6 C1 क्या हो जाएगा 6। तो बस ये सॉल्यूशन में पुट कर दो। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे x इज इक्वल टू C1 क्या था 6 6 e टू माइनस टी माइनस -6 e−3t तो हो जाएगा 6 e प्लस 6 e−3t। ठीक है, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन। अब एक और क्वेश्चन है, ये देखो d4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा d4 प्लस डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं d4 प्लस 2d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है तो फिर ये हो जाएगा डी स्क्वायर कॉमन ले लो, डी स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2 माइनस, एक मिनट, हाँ ओके सॉरी, तो एक मिनट, ये हो जाएगा d4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बस ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी, लग रहा है इसका बैटरी उड़ रहा है लैपटॉप का। ठीक है, तो डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी और डी स्क्वायर प्लस 1 माइनस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी इज इक्वल टू 0 एंड डी स्क्वायर प्लस 1 माइनस डी इज इक्वल टू 0। तो बस अब रूट निकालो, तो इससे क्या मिलेगा डी इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये सब कंफ्यूज में तो डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 है। ठीक है, तो एक ही बात है, इसका बी क्या है ये कोएफिशिएंट, तो -1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4/2। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √3i/2 और इससे हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √3i/2। ठीक है, तो दो रूट मिला मुझको, तो इसका रूट कैसे लिखेंगे, तो कॉम्प्लेक्स रूट है ना दोनों, तो अभी इसका रूट कैसे लिखेंगे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो इसका रियल पार्ट है ये देखो, पहले मैं इसका लिखता हूँ, इसका रियल पार्ट क्या है -हाफ, तो e⁻, ये -हाफ है x इंटू C1 cos √3/2 x प्लस C2 sin √3/2 x प्लस, अब इसका रियल पार्ट क्या है 1/2, तो e⁻½ x इंटू C1 cos √3/2 x प्लस C2 sin √3/2 x। ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे लेक्चर ख़त्म हो जाता है आज का। तो हमने आज सीखा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब कल हम लोग सीखेंगे अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पे 0 की जगह अगर कुछ कोई फंक्शन आता है एक्स का, यानी कि जैसे e⁻x या sin x, तो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा भी कुछ सीखने को होता है इस लेक्चर से तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।